कहीं हत्या करवा रहे हैं, ये चुनाव लड़वा रहे हैं। ये सारे धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो 10,000 पैसा जो भेजा गया है वो इतना बड़ा धोखा है जिसको बिहार के लोग समझ रहे हैं। आप चुनाव के ठीक पहले जैसे लग रहा है घूस दे रहे हो वोट खरीदने के लिए। ये सारे आरएसएस और मनवादी मानसिकता के लोग हैं। कल तक आप गाली देते थे, अब आपको उनके समाज का वोट लेना है तो आप कह रहे हो भारत रत्न है। तो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसको वो न्याय हक अधिकार बिहार में नहीं मिला। तो बोल रहे हैं ये लोग जिस पृष्ठभूमि से हैं उस पृष्ठभूमि में आरएसएस ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दिलवाई है, जगदेव बाबू को शहीद करवाया है। बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने तो उनका अपमान विधानसभा में ये कह के करवाया कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग लग गई। जनता पूछ रही कि साहब आप ही 20 साल से सरकार में हो, आपने किया क्या? कर दिया तो रील बना रहे हो, देखो कितना बढ़िया। रील को आप रोजगार क्यों नहीं मानते? हाँ, पकौड़ा को मान सकते हैं तो रील को क्यों नहीं मान सकते? और बिहार उन तमाम सवालों से आज भी जूझ रहा है, चाहे वो पढ़ाई का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो और नौकरी पलायन। ये सारे मुद्दे इतने बुनियादी हैं कि बिहार का आम लोग, आम नौजवान बहुत त्रस्त है इन सबसे। नीतीश जी की जहां तक बात है तो नीतीश जी के 20 साल के शासन में बहुत मिला जुला शासन रहा। मैं तो इसमें तेजस्वी यादव का चेहरा एक पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाले मुद्दे से युवाओं और खासकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में सामंती फिरका परस्त ताकतों का बिहार पर इतना कब्जा था, वोट डालने नहीं देता था, खटिया पर बैठने नहीं देता था, उनको सड़क पर चलने नहीं देता था। और ये जो नहीं जानता उसको लगेगा कि ये सब किस्सा कोई है। बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाएंगे इसका कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप दावे कर रहे हो कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। वोटर ये देख रहा है कि सत्ता में तो आप लोग बहुत दिन से हो, लेकिन उस समाज को भी आप उतना नहीं दे पाए। लेकिन आम जनता को ये लग रहा है कि 20 साल लगभग नीतीश जी के सरकार में और 12 साल मोदी जी के देश के राज में बिहार को वो नहीं मिला जो बिहार की जरूरत थी, जो बिहार को दरकार थी। ठीक है, स्टैंड बाय। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 2005 से पहले की जंगल राज की चर्चा करते करते शायद गृह मंत्री अमित शाह ये भूल ही गए कि उन्हें 20 सालों की भी चर्चा करनी चाहिए थी। सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि हाल फिलहाल में मैंने आपको खबर बताई थी कि इंडिया गठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया था और ये बताया था कि किस प्रकार से ये सबसे मजबूत स्तंभ होने वाला है बिहार के चुनावों में। तो बिहार का समीकरण क्या कुछ कहता है, बिहार के जंगल राज की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लक्ष्मण यादव हमारे साथ मौजूद हैं बिहार में, क्योंकि आप भी हैं बिहार में, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जमीनी सर्वे आप भी निकाल रहे हैं। तो क्या कुछ देख रहे हैं बिहार के लिए? अभी जो फिलहाल जमीन पर दिख रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल रही है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आम जनता को ये लग रहा है कि 20 साल लगभग नीतीश जी के सरकार में और 12 साल मोदी जी के देश के राज में बिहार को वो नहीं मिला जो बिहार की जरूरत थी, जो बिहार को दरकार थी। और बिहार उन तमाम सवालों से आज भी जूझ रहा है, चाहे वो पढ़ाई का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो और नौकरी पलायन। ये सारे मुद्दे इतने बुनियादी हैं कि बिहार का आम लोग, आम नौजवान बहुत त्रस्त है इन सब से। चुनाव शुरू हुआ तो बिहार वालों को ये लगा था कि ये लोग अपने काम पर वोट मांगेंगे, लेकिन ये तो 20-30 साल पहले के बातों को दोहरा करके, डर दिखा करके, झूठ बोल करके, जुमले फेंक करके वोट मांग रहे हैं जो बिहार वालों को पसंद नहीं आ रहा है। गठबंधन है तो गठबंधन के लिहाज से देखें तो चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों का गठबंधन ये देख रहा है, उनका वोटर ये देख रहा है कि सत्ता में तो आप लोग बहुत दिन से हो, लेकिन उस समाज को भी आप उतना नहीं दे पाए जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसको वो न्याय हक अधिकार बिहार में नहीं मिला। नीतीश जी की जहां तक बात है तो नीतीश जी के 20 साल के शासन में बहुत मिला जुला शासन रहा। मैं तो नीतीश जी को इसलिए बहुत शुक्रिया कहता हूं कि कल को बीजेपी का कोई योगी आदित्यनाथ यहाँ जब मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार वालों को लगेगा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या था, जब दंगा, बुलडोजर, झूठे मुकदमे और सब कुछ होगा जो यूपी में हो रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से लगभग निष्क्रिय हो चुके हैं। अब उनके वो निर्णय अपने ले नहीं रहे हैं और बीजेपी उन्हें रिमोट से चला रही है। अपने कुछ नेताओं को उनकी पार्टी में भेज चुकी है और बाकी फैसले बीजेपी खुद ले रही है। तो सबको ये लगता है, नीतीश कुमार के वोटर को भी ये लगता है कि इस बार लगता है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये उनका वोटर भी बात कर रहा है, वो एकनाथ शिंदे कर देगी इनका, और इस बात से वो भी आहत हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी समाजवादी पाठशाला से निकले व्यक्ति रहे हैं। वो दंगाइयों की पार्टी से उस तरह से मैच नहीं खाते, भले ही गठबंधन में रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो महागठबंधन बना
उसमें तेजस्वी यादव का चेहरा एक पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाले मुद्दे से युवाओं और खासकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को आकर्षित कर रहा है। दूसरी बात यह कि जब महागठबंधन बना तो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो जितना भी बिहार में जो क्षेत्र है वहां बहुत मजबूती से इनको साथ दे रहे हैं, और मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के आने से अति पिछड़े समुदाय में ये लहर है कि एक बार इनको मौका देकर देखते हैं। और आपने अपने सवाल में ये बात जोड़ी, कहते पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने साफ पहले ही कह दिया वो जंगल राज का डर दिखाते हैं। और यहाँ महागठबंधन ने पहले ही घोषित कर दिया कि जैसे SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना है वैसे ही अति पिछड़ा प्रिवेंशन एक्ट बनेगा, और कोई भी अगर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा तो उसको 0 टॉलरेंस से सजा दी जाएगी। उनको आप सोचिए, एक जमाने में मायावती जी ने ठेके पट्टे में आरक्षण दिया था। महागठबंधन कह रहा है कि हम ठेके पट्टे में 25 करोड़ तक का काम का आरक्षण देंगे। इन चीजों से जमीन पर एक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रही सही कसर मोदी और अमित शाह के भाषणों ने पूरी कर दी, जिसमें बिहार को कोई नया स्वप्न दिखाने की बजाय, बिहार को जो 20 साल में घोषणा की थी उसको पूरा करने की बजाय फिर से जो डर दिखाया जा रहा है, बिहार इसके खिलाफ जा रहा है और मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। मतलब बार बार लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी का नाम लेकर सरकार क्या बताना चाहती है जनता को? सरकार ये बताना चाह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक न्याय किया, विरोधी भी मानते होंगे ऑफ द कैमरा, और भाजपाइयों से पूछ लीजिएगा जो बिहार के हैं, जो बाहरी हैं वो नहीं जानते होंगे कि लालू प्रसाद का मतलब क्या है। भाजपा के बिहार के नेता भी जानते होंगे लालू प्रसाद का मतलब क्या है, और भाजपाई दलित पिछड़ों से अगर एक बार पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि अगर लालू जी न होते तो हम राजनीति में नहीं आ पाए होते। एक जमाने में सामंती फिरका परस्त ताकतों का बिहार पर इतना कब्जा था, वोट डालने नहीं देता था, खटिया पर बैठने नहीं देता था, उनको सड़क पर चलने नहीं देता था, और ये जो नहीं जानता उसको लगेगा कि ये सब किस्सा गोई है। ये इस तरह की चीजें ऐसी थी जिसको लालू प्रसाद ने आत्मसम्मान दिया मानसिक गुलामी से आजादी के लिए। उस समय जब दलित पिछड़े पहली बार खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करने लगे, अन्याय को सहना बंद करके प्रतिकार करने लगे अपने एकजुटता से, तो उसको वो कहते हैं जंगल राज है। उससे ज्यादा अपराध, आज हम बैठे हैं पटना में और कल मार दिया गया मोकामा में एक आदमी जो लालू जी नीतीश जी दोनों के साथ रहा हो, लेकिन भाजपा का विरोधी हो, जनता में उसका एक अपना पहचान हो, दुलार सिंह यादव, और वो व्यक्ति जिसको जनता अलग नजर से देखती है। मोकामा के उस बाहुबली के ऊपर परिवार का आरोप है जिसको JDU ने टिकट दिया है बीजेपी के कहने पर। तो ये तो बीजेपी का जंगल राज साफ दिख रहा है। बीजेपी 20 साल से सरकार में, पटना जहां बैठे हैं या मुख्यमंत्री आवास से नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने गोली चली, घर में घुस करके व्यापारी को मारा गया। जो गोपाल खेमका की हत्या हुई जब पटना में हुई तो उनके भाई का एक बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि इतना बुरा तो बिहार में कभी हुआ ही नहीं, हमारा परिवार खत्म कर दिया। 4 महीने पहले हमारे परिवार के बाकी लोगों को मारा और फिर पटना में घुस के मार दिया। अपहरण अभी हो रहा है, अन्याय अत्याचार अभी हो रहा है। तो किस बात के जंगल राज की नरेंद्र मोदी कहते हैं? वो किस्सा सुनाते हैं। सड़क पर चलने से पहले लोग डरते थे और वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। सोचिए, मतलब आज कह रहे थे कि मैं पैदा तो खैर नॉन बायोलॉजिकल हुए, तो पैदा नहीं हुए हैं, वो अवतार लिए हैं। वो कह रहे हैं कि छठी मैया का अपमान कर रही है महागठबंधन। बता रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, छठी मैया का अपमान करके। और मैं सुबह उठते ही छठी मैया का गीत सुनता था। अगले भाषण में नरेंद्र मोदी बिहार में बोलने वाले हैं कि मैं पैदा तो बिहार में हुआ था, क्योंकि चाय बेचनी थी इसलिए गुजरात चला गया। ये हाल है इनका। इस झूठ को बीजेपी समझ रही है। आप युवाओं को रोजगार देने के लिए जब बात होनी थी तो आप कह रहे हो कि देखो मोबाइल फ्री कर दिया तो रील बना रहे हो, देखो कितना बढ़िया। रील को आप रोजगार क्यों नहीं मानते? हाँ, पकौड़ा को मान सकते हैं तो रील को क्यों नहीं मान सकते? ये बिहार का नौजवान इस सब शगुफे में नहीं आने वाला। वो कहीं और का नौजवान होगा जो कहता था, क्या कहता था, अमेरिका क्या हो तुम, वो मोदी जी का भक्त कहीं और होगा। बिहार का नौजवान राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना से युक्त होता है। उसकी अपनी एक राजनीतिक समझ है। उसको दिख रहा है कि कौन आपका जुमला बोल रहा है, कौन आपका अपमान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास अपने काम नहीं है, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाएंगे इसका कोई एक्शन प्लान नहीं है, आप दावे कर रहे हो कि हम ये करेंगे ये करेंगे, तो दावा तो वो करता है जो सरकार में नहीं होता है। सरकार में जो नहीं होता है वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है कि इनको वोट मत दे देना, नहीं तो ये हो जाएगा वो। अरे आप तो सरकार में हो। मोदी का भाषण, JDU का भाषण सुन लें तो आपको लगेगा कि ये लोग 20 साल से विपक्ष में हैं।
इसलिए ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। जनता पूछ रही है कि साहब आप ही 20 साल से सरकार में हो, आपने किया क्या? वहीं दूसरी तरफ 17 महीने की तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार, जाति जनगणना उसी समय हुई, उसके फैसले सार्वजनिक हुए, आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण बढ़ाया गया, और नरेंद्र मोदी के साथ जब गठबंधन हो गया तो आरक्षण खत्म। आरक्षण को क्यों नहीं बीजेपी बिहार में आकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नवी अनुसूची में डालेंगे, और 75% आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ के, ईडब्ल्यूएस से लेकर के तमाम चीजें तो आपने लागू कर दिया। बिहार में नरेंद्र मोदी बोले ना कि सामाजिक न्याय करेंगे, तो बिहार बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, वो कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं और उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं, मैं भी और यहाँ जो राजनाथ जी है, सब लोग कर्पूरी ठाकुर की देन है कि यहाँ तक पहुंचे। झूठ बोल रहे हैं वो गोडसे गोलवलकर हेडगवार की देन है कि वो वहां तक पहुंचे, आरएसएस की देन है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जिस पृष्ठभूमि से हैं, उस पृष्ठभूमि में आरएसएस ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दिलवाई है, जगदेव बाबू को शहीद करवाया है, बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने तो उनका अपमान विधानसभा में ये कह के करवाया कि शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग लग गई। ये सारे आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। कल तक आप गाली देते थे, अब आपको उनके समाज का वोट लेना है तो आप कह रहे हो भारत रत्न है। तो चलो, कर्पूरी ठाकुर ने जो फार्मूला आरक्षण का बनाया था, उस आरक्षण के फार्मूले को नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने 65% करवाया है। हिम्मत नरेंद्र मोदी को तो यहाँ आके बिहार में घोषणा कर दें कि हमारी सरकार 65% आरक्षण लागू करवाएगी, अधिनियम बनाएगी, कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसेगी, नवी अनुसूची में आरक्षण को डालेगी, और बिहार को कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने के लिए, जगदेव बाबू के सपनों को पूरा करने के लिए यह फैसला लेगी। है हिम्मत तो प्रधानमंत्री बोल दें। ये झूठ बोल रहे हैं, बिहार के लोग जानते हैं। वोट लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्पूरी के समाजवाद को कभी भी ये लागू नहीं करेंगे। इनका बीजेपी का राज गिरिराज सिंह वाला है कि नमक हराम मुसलमानों को बोल दो, हिंदू राष्ट्र बनाओ और ये करो। इस तरह से बिहार इन चीजों के झांसे में नहीं आने वाला। बिहार देख रहा है कि 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी की, तो 4 लाख नौकरी मिल गई, और लोग बिहार के नौजवान देख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार थी तो जाति जनगणना लागू हो गई, महागठबंधन की सरकार थी तो वो तलवार बांटने के दौर में कलम बांटने की बात हो गई। तो नौजवान तो तेजस्वी को देख करके ये कह रहा है कि यार ये भले कुछ भी हो, ये पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई ये मुद्दा है हमारा। ये कह रहा है पलायन रोकेंगे, ये कह रहा है एजुकेशन हब बनाएंगे, ये कह रहा है कि यहाँ एजुकेशन सिटी बनाएंगे, ये कह रहा है कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे। और मोदी जी क्या करें? फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री लेंगे बिहार में। तो बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बिहार के लोग आपस में बटे हो सकते हैं, बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। ये मैं बिहार में खड़े होकर के बिहार के लोगों को करीब से देख करके बता रहा हूँ। वो मोदी और अमित शाह की साजिश, बेईमानी और तिकड़म का जवाब देंगे और बिहार में बदलाव निश्चित है। अच्छा, महागठबंधन ने जब अति पिछड़ा न्याय संकल्प की चर्चा की तो मैंने तमाम खबरें टटोली और मुझे पता चला कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कल तक ये अपमान करते थे पिछड़ों का, अभी अति पिछड़ा न्याय संकल्प लेके आ गए। सम्राट चौधरी कुछ भी कहेंगे मैं उसको नहीं मानूंगा जब तक वो हाफिज डेविड पे लिख के नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि उनका सब कुछ हाफिज डेविड पे होता है। तो सम्राट चौधरी बेचारे क्या करें? देखिए, पीडीए परिवार के नेता हैं और भाजपा जैसे निरहुआ को बनाई है ना, एक आदमी को उसी समाज से ले आएगी और उसका इस्तेमाल केवल करेगी कि पिछड़ों अति पिछड़ों के खिलाफ झूठ बुलवाओ, और जो बात बीजेपी का मूल नेता सवर्ण नेता नहीं बोल पाए वो पिछड़े अति पिछड़ों से बुलवाओ। तो सम्राट चौधरी जी बेचारे क्या करें? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका बीजेपी कितना बड़ा इस्तेमाल कर रही है। चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है, जीतन राम मांझी का इस्तेमाल कर रही है, नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब आते हैं, नीतीश जी ने अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया। आप ये स्वीकार करते हैं? अरे हम ये तो पहले ही बोले कि अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो 25 में अगर गलती हुई तो कोई योगी आदित्यनाथ बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तब देखना बिहार वालों क्या होता है। ये बीजेपी के खतरे, अटल बिहारी का सपना पूरा करना, विजय सिन्हा ने पहले ही बोला था। ये भाजपाई सब बिसात बिछाए हुए हैं, कहीं वोट चोरी, कहीं बाहर से पुलिस बुला रहे हैं, कहीं छापा मरवा रहे हैं, कहीं हत्या करवा रहे हैं, ये चुनाव लड़वा रहे हैं। ये सारे धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। रही बात अति पिछड़ा की, तो अति पिछड़ा के ऊपर तो ये आरोप लगाते थे ये लोग कि पिछड़ी जाति के लोग उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। हाँ, ये कहते थे। मैं एक बात कह रहा हूं कि कौन सा ऐसा दल होगा जो पिछड़े नेतृत्व में हो, जिसके मुख्यमंत्री चेहरा है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता मिलकर के घोषणा पत्र ले आ रहे हैं और घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि कोई भी अति पिछड़ा के साथ अन्याय अगर किया तो उसको SC/ST प्रिवेंशन एक्ट की तरह 0 टॉलरेंस में उसको हम सजा दिलाएंगे। है हिम्मत बीजेपी कह दे अति पिछड़ा के लिए ये करेगी? है हिम्मत बीजेपी कह दे कि ये कह रहे हैं 25 करोड़ का ठेका SC/ST OBC EBC जैसे ही अप्लाई करेगा, इसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं,
उसको तुरंत अब ठेका अलॉट करेंगे। है हिम्मत बीजेपी कह दे 50 करोड़ देंगे। मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना। अगर विपक्षी गठबंधन, अच्छा तेजस्वी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपने भी घोषणा करवा दी 150 यूनिट कर देंगे, दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जीविका दीदी और तमाम लोगों को मानदेय देंगे, भत्ता देंगे, लोन देंगे ब्याज मुफ्त। आपने 10,000 अकाउंट में दे दिया उधार, जिसको चुकाना है। उधार कह रहे हैं आप अरे उसे? भाई वो ऐसा फ्रॉड है, अगर आप उसको बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो वो 10,000 पैसा जो भेजा गया है वो इतना बड़ा धोखा है जिसको बिहार के लोग समझ रहे हैं। आप चुनाव के ठीक पहले जैसे लग रहा है घूस दे रहे हो वोट खरीदने के लिए। और बिहार की एक महिला का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए 10,000 रुपया ये लोग जो दिए हैं चाहे तो वापस ले लें, हम वोट डालेंगे तो लालटेन पर डालेंगे, हम वोट देंगे तो गठबंधन, क्योंकि उसे पता है कि ये जो दिया जा रहा है ये तो झूठ है। हरियाणा में यही झूठ बोला गया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। मैं आपको एक बीजेपी वालों को भी कहता हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाडली बहना और जीविका दीदी या जो भी इस तरह का कराया गया था, आज जाकर देखो जब सरकार बन गई तो उसका बजट घटा दिया, उसमें अप्लाई करने वाली शर्तें बढ़ा दी ताकि कम से कम लोगों को पैसा दिया जाए। तो ये बिहार वाले नहीं जानते हैं। तो बिहार के लोग जानते हैं कि अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, नीतीश जी को जो करना था कर गए। अब उनका भतीजा उससे उस मशाल को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर बिहार के तेजस्वी प्रण में ये बात बोला हुआ। एक बार पढ़ लेना उसको। यूनिवर्सिटी खोलना, कॉलेज खोलना और उसके बाद नौकरी देना, पलायन रोकना, इंडस्ट्रीज हब बनाना, और बिहार का पूरा रोड मैप है 20 महीने का। और एक आदमी 20 साल राज किया और तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 महीने हमको दे दो। तो बिहार के लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द रिलीजन लाइन, सबको ये दिख रहा है कि नीतीश जी अब थक गए, हार गए और अब रिमोट से बीजेपी चलाना चाह रही है। नीतीश जी का वोटर शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहा हूं। नीतीश जी का जो अति पिछड़ा वोटर है उसको आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी और ओबीसी, ईबीसी के लिए आया अति पिछड़ा संकल्प पत्र। ये दिखा रहा है कि 50% से 80% तक नीतीश जी का वोटर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। रैली में उनके भीड़ नहीं आती, वहां पर बुला करके भीड़ आती है तो कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। और अमित शाह को यहाँ जमीन नहीं दिखती कि यहाँ इंडस्ट्री बने, जमीन दिखती है गुजरात में। बिहार का नौजवान एक एक चीज को डायरी पे नोट कर रहा है। मुझे मिले वहां पे कुछ लोग, वो कह रहे हैं भैया हम तो सबका नोट कर रहे हैं, हिसाब देंगे चुनाव के दिन। बस चुनाव के समय बेईमानी करके बीजेपी जीतना चाह रही है। मैं अभी भी बिहार के वोटरों को ये बात कहूंगा, ये बेईमानी मत होने देना, अपने वोट की चोरी मत होने देना और डकैती मत होने देना। ये पुलिस लगाएंगे, ईडी लगाएंगे और उसके बाद एजेंसी लगाएंगे, चुनाव के दिन तक परेशान करेंगे, हत्या करवाएंगे। हत्या करवा के जंगल आज बीजेपी जवाब दे, चुनाव आयोग जवाब दे कि 40-50 गाड़ी से कोई कैसे कैंपेन कर रहा है, असलहा लेके कैसे कोई कैंपेन कर रहा है, हत्या कर दिया, कोई गिरफ्तार हुआ क्या? ये दिख रहा है कि बिहार का नया जंगल राज बीजेपी वाला आने वाला है। बिहार इस खतरे को समझ रहा है और बिहार इसका माकूल जवाब दे रहा है। अच्छा, मतदान से ठीक पहले एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि मतदान से ठीक पहले टीवी चैनलों ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि यादव जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर ही जो है दलितों पर का शोषण भी करते हैं, उन पर अत्याचार भी करते हैं। मैंने पूरा नैरेटिव देख लिया कि यादव जो है, पासवान जो वोट बैंक है वो एकदम दरकिनार होता जा रहा है और पासवान इस बार जवाब देगा यादवों को। नहीं, देखिए पासवान जी के बड़े नेता थे रामविलास पासवान जी, और रामविलास पासवान जी का मुझे कोटेशन याद आता है जब संसद में खड़े होकर पूछते थे कि ये दिन रात हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू कौन है, किस किताब में हिंदू लिखा है? पासवान जी की नारा लगता था उनके यहाँ कि गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। पासवान जी जैसे जमीनी नेता पैदा नहीं होते। ये अलग बात है कि बाद में जाकर के वो भी वहां चले गए और बीजेपी ने उनका सामान फेंकवा दिया था रोड पे। आज इज्जत करे, पासवान जी जब गुजरे तो पार्टी तोड़वा दी, चाचा को भतीजे से लड़वा के पहले भतीजे का इस्तेमाल 2020 में नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए किया और चाचा का इस्तेमाल करके मंत्री बनाया, फिर चाचा की पार्टी खत्म करवा दी, पशुपति पारस। तो रामविलास पासवान के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि उनको नहीं, वो भूले नहीं है रामविलास पासवान जी का जो अंतिम समय में मोदी सरकार ने अपमान करवाया, फोटो तस्वीरें सामान सड़क पर फेंकवा दिया था। चिराग पासवान जी भले वो सत्ता के लालच में ये सब बात भूल जाएं, पासवान वोटर नहीं बोला है। एक बात, दूसरी बात यादव, मुझे ये वाला जानना है कि यादव ही तो सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि अत्याचार करते हैं। आंकड़े कहाँ हैं? कितने आंकड़े? आज यादव मारा जा रहा है, मार दिया, हत्या हो गई। और इस बात का बीजेपी और आरएसएस हमेशा ये नैरेटिव बनाएगा, पिछड़े अति पिछड़े दलित जातियों में जो भी फाइटर कौम होगी, जो लड़ेगा बीजेपी आरएसएस से, जो संविधान बचाने के लिए लोगों को गोलबंद करता है, जो आज भी पूरे उत्तर भारत में जहां समाजवादी आंदोलन था, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव होने का मतलब यह है
कि आज अगर उत्तर भारत का यादव भाजपा का रथ रोकने के लिए चट्टान की तरह खड़ा है तो इनमें इन नेताओं की भूमिका है। अगर ये सांप्रदायिक आरएसएस के झांसे में आके हो गया होता तो फिर होता क्या? इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी, ये बात ठीक है, लेकिन उस जो लड़ने वाली प्रक्रिया है ना, समाज को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर जोड़ दिया, तो जिसको यादव मुसलमान कहते थे वो 37-43 सीटों पर बीजेपी को हरा दिया। ये है उस समय समाजवाद का नया आंदोलन। तो उसको कैसे कमजोर करें? पीडीए बन न पाए तो यादव के खिलाफ झूठी खबर फैलाओ कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए। आज तक बीजेपी 8 साल हो गए, योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं है कि इसका सबूत सामने रख दें। तो झूठ बोला कि नहीं यादव को बदनाम करने के लिए। बिहार में यही सब हुआ कि सब यादव कर लिया। बिहार में कितनी जगहों पर क्या क्या यादवों का है, कितने अपराधी यादव हैं और कितने अपराधी सवर्ण तबके के हैं, जरा एक डाटा बीजेपी की सरकार निकलवाते। ये सम्राट चौधरी को चैलेंज में देता हूं, एक लिस्ट बना दो 50 गैंगस्टर अपराधी बाहुबली बिहार के, और 50 में जितने लोग हैं एक बार जरा नाम पढ़ के हमको बता दो। एक नैरेटिव ये बताया जाता है कि बदनाम कर दो कुछ लोगों को जो जोड़ने में सक्षम है, जो सबको साथ लेने में सक्षम है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को तिल का ताड़ बना दो। और मैं यादव समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी इस चीज को सजग कर देखिएगा। आपके बीच भाजपाई यादव भेजे जाएंगे निरहुआ की तरह, भाजपाई यादव भेजे जाएंगे आईडी पर फर्जी बना करके, अनाप शनाप लिखेंगे ताकि झगड़ा हो जाए, चौराहे पर जाकर झगड़ा कर देंगे, फिर उनका बीजेपी का मीडिया दिखाएगा कि देखो यादव ये कर रहा है, और होगा वो बीजेपी का। मैं गारंटी कर रहा हूं जितना ये बदमाशी होगी ये बीजेपी के यादव भेजे गए होंगे या फर्जी होंगे। नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है कि यादव वाली पॉलिटिक्स गई, अब तो महागठबंधन ने पीडीए बिहार में बना दिया। मुकेश सहनी कैसे साथ हैं तेजस्वी के, कैसे आईपी गुप्ता साथ खड़े हो गए, कैसे अति पिछड़ा समाज आज तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया। अति पिछड़ा समाज गांव में जाकर देखिए मैनिफेस्टो लेकर घूम रहा है कि बीजेपी वालों तुम बताओ, SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बना दिया इन्होंने, तो ये एक्ट हमें बचाएगा। अगर कोई कल को गलती भी करेगा पिछड़ा तो ये अति पिछड़ा एक्ट हमको बचाएगा। तुम कैसे बचाओगे? तुम तो चले जाओगे गुजरात में फैक्ट्री लगाने चुनाव जीतने के बाद, अपना मुख्यमंत्री बना करके वहां चले जाओगे। इसलिए बिहार का यादव ये समझता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिहार का पिछड़ा अति पिछड़ा भी समझता है। तो किसी को ये लगे कि एक जाति के वोटर हम हैं, जीतन राम मांझी सारा टिकट अपने परिवार को दे दिया, बाकी उनके समाज के लोग नाराज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से लोग पूछते नहीं है कि भाई सम्राट अशोक की धरती पर तुम कहां दंगाई लोगों को यहाँ जगह दिलवा रहे हो। चिराग पासवान से पूछेंगे नहीं कि आज तक मिला क्या, हमारे लोगों को रोजगार मिला क्या। तो बंट रहा है, उनका भी वोट बंट रहा है, और महागठबंधन चेहरे पर नहीं लड़ रहा है, मुद्दों पर लड़ रहा है, बिहार के विजन पर लड़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार अपने मुद्दों पर वोट डालेगा। जाति जनगणना, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई पर, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पर वोट डालेगा। इसलिए बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। भाजपा साजिश बेईमानी से जीतना चाहती है, लेकिन बिहार उसका माकूल जवाब देगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने खुला चैलेंज दे दिया है, कहते हुए कि जनाब डाटा लेकर आइए तब तो समीकरण पे बात की जाए, ये तथ्यों के आधार पर ही बात मुमकिन है। ये उल जलूल बातें क्योंकि बहुत टीवी चैनलों पर भी दिखाई जा रही है। हालांकि हम जब जमीनी समीकरण देख रहे हैं तो पता कर रहे हैं कि बिहार की जनता कितना ठगा हुआ महसूस कर रही है। अपने व्यस्त शेड्यूल में मुझे समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपका। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।